रिया ऑफिस से लौट रही थी, तभी पर्स में रखी मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी। उसने कॉल रिसीव किया। दूसरी ओर से किसी ने रिचा को बताया, रिचा, तुम्हारे ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। यह सुनते ही रिचा सोच में पड़ गई कि अब वह क्या करे, क्योंकि ऑफिस में आजकल बाहर की पार्टी आई हुई है। जब बाहर की पार्टी के साथ मीटिंग चलती है तब बॉस ऑफिस के लोगों को छुट्टी देने से कतराते हैं। उसने तुरंत बॉस को फ़ोन लगाया, उन्हें अपने ससुर जी की मृत्यु की सूचना दी। घर आकर उसने जल्दी से अपना इमरजेंसी टिकट बुक किया, जल्दी से सूटकेस तैयार किया और रेलवे स्टेशन पहुंची। मेरठ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसने दौड़कर अपनी सीट ढूंढी। सीट पर बैठते ही यादों की नदी दिल की जमीन पर बहने लगी। ससुर जी का चेहरा रह रहकर याद आ रहा था। उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि ससुर जी अब नहीं रहे। गाड़ी जैसे जैसे रफ्तार पकड़ने लगी, वैसे वैसे उसे अपने जीवन की एक एक घटना याद आने लगी जो ससुर जी के साथ जुड़ी थी। उसे आज भी याद है जब वह शादी करके अपने ससुराल आई थी, तब उसने पहली बार अपने ससुर जी के पैर छुए थे। तो ससुर जी ने कहा था, बहू, एक बात हमेशा याद रखना, इस घर को अपना मायका कभी मत समझना। हमेशा याद रखना, ये तुम्हारा ससुराल है। उसे यह सब बातें सुनकर हैरानी हुई और वह ससुर जी के ऐसे वचनों से डर भी गई थी। उसके पति का नाम विमल था। वह एयरफोर्स पायलट था। वह शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। शादी के बाद वह दोनों घूमने के लिए मनाली गए। इस घूमने फिरने के दौरान 1 महीना कैसे कट गया उन दोनों को पता ही नहीं चला। उसके पति की छुट्टियां खत्म हो गई और वह फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। मनाली में बिताए गए एक दिन की बात है। दोनों मनाली में ही किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। तब बातों ही बातों में विमल ने रिचा को बताया कि उसे ड्यूटी के दौरान सीमा पर पूरी चौकसी के साथ रहना पड़ता है, क्योंकि सीमा पार से हमारी सीमा में आतंकवादियों के घुसपैठ की संभावना हमेशा बनी रहती है। सीमा पार दुश्मन की सेना कभी भी सीज फायर तोड़कर गोलाबारी करती रहती है, इसलिए उन्हें हमेशा सजग रहना पड़ता है। उनकी छोटी सी गलती या भूल उनके लिए जान का खतरा बन सकती है। विमल की बात पूरी हुई तब रिचा ने सवाल किया, आप मुझे लेह लद्दाख घुमाने कब ले जाएंगे? तब विमल ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, रिचा, अगली बार जब मैं छुट्टी में घर आऊँगा तब तुम्हें अपने साथ लेह लद्दाख घुमाने ले जाऊँगा। विमल ने कश्मीर पहुंचने पर रिचा को फ़ोन किया कि वह कश्मीर पहुंच गया है। उसके 1 हफ्ते बाद शनिवार की सुबह 5 बजे फ़ोन की घंटी बजी। रिचा के ससुर जी ने फ़ोन उठाया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, मैं कर्नल योगेंद्र बोल रहा हूँ। मुझे यह खबर देते हुए बहुत दुख हो रहा है कि कल रात कुछ आतंकवादियों ने हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। उनके साथ लड़ते हुए आपके बेटे विमल शहीद हो गए। जब उनका फ़ोन कट हुआ तो रिचा के ससुर जी ने रिचा के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। रिचा ने दरवाज़ा खोला तो ससुर जी ने सरल सपाट शब्दों में रिचा को विमल के शहीद होने का समाचार सुनाया। तब उनकी बात सुनकर रिचा सोचने लगी कि उन्हें अपने बेटे के शहीद होने का गम है या नहीं। कोई अपने सौतेले बेटे की मौत पर भी इतना सख्त नहीं बना रहता। एक पिता इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, यह सोचकर रिचा हैरत में थी। विमल के निधन के बाद रिचा के माता पिता 13वीं छुड़ाने की रस्म अदा करने के लिए रिचा के ससुराल आए। तब रिचा के पिताजी ने ससुर जी को भी अपने साथ चलने के लिए निवेदन किया तो वह बोले, आप रिचा को अपने साथ ले जाकर अपनी रस्म कीजिए। मैं इन पुरानी परंपराओं को नहीं मानता। रिचा के पिताजी उनका जवाब सुनकर दंग रह गए। करीब 1 हफ्ते मायके में रहने के बाद रिचा फिर से अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ दिन तक तो रिचा के ससुर जी ने रिचा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रिचा किसी कोने में बैठकर दिन भर रोती रहती, लेकिन उन्होंने अपना सोशल वर्क बिल्कुल उसी तरह चालू रखा जैसे वह पहले किया करते थे। कोने में बैठे बैठे रिचा सोचती रहती, जाने कैसे पिता हैं जिनके चेहरे पर अपने बेटे की मृत्यु का कोई गम तक नजर नहीं आ रहा है। एक दिन जब रिचा और उसके ससुर बैठे थे तो रिचा ने उनसे पूछा,
बाबूजी, आपको विमल की याद नहीं आती? मैं तो उनकी यादों को अपने दिल से अलग ही नहीं कर पा रही हूँ। तब उन्होंने अपने गुस्सैल आंखों से ऋचा की ओर देखा और बोले, जिस दिन उसने एयरफोर्स ज्वाइन की थी उसी दिन से मैंने अपना मन कठोर कर लिया था। मैं जानता था कि यह खबर एक ना एक दिन मुझे सुनने को मिल सकती है। जो देश के लिए शहीद हो गया उसका गम क्या करें। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश के काम आया। उनके कठोर वचन सुनकर फिर से ऋचा दंग रह गई। कुछ दिन और बीते। ऋचा अक्सर उदास ही रहती थी। एक दिन ऋचा के ससुर जी उसके कमरे में गए और बोले, क्या दिन भर बिस्तर पर लाश की तरह पड़ी रहती हो? उसकी मौत हुई है या तुम्हारी? ऋचा ने रोते हुए कहा, बाबूजी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकते। इतना कहना था कि उसके ससुर जी बोले, क्या कहा तुमने? कि मैं तुम्हारा दुख नहीं समझ सकता? अरे बेवकूफ़ लड़की, मैंने भी अपना इकलौता बेटा खोया है। ऋचा बोली, पर बाबूजी, मेरे सामने मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और मैं असमंजस में हूँ कि मैं क्या करूँ। ऋचा की बात उन्होंने बहुत ही गंभीर पूर्वक सुनी और फिर अपनी धीमी आवाज़ में बोले, जब तुम इस गम को अपने से दूर हटाओगी तभी अपने बारे में कुछ सोच पाओगी ना। कुछ दिनों बाद एक दिन ऋचा के ससुर जी ऋचा के पास गए और बोले, बेटी, अब आज से तुम अपनी जिम्मेदारी भरी जिंदगी की शुरुआत करो। फिर उन्होंने ऋचा को गैस की बुकिंग कैसे करते हैं यह बताया। कुछ दिनों बाद वह ऋचा को बैंक ले गए और वहाँ के काम समझाए। फिर एटीएम ले गए और पैसे कैसे निकालते हैं यह सिखाया। टेलीफोन और बिजली का बिल भरना भी सिखाया। उन्होंने ऋचा को सिखाया। लगभग जितने बाहरी काम थे सब काम उन्होंने ऋचा को सिखाए और ऋचा सीखती गई और अपने आप करने भी लगी। पर घर के काम निपटाने के बाद ऋचा अकेले रहते रहते उदास हो जाती थी। एक दिन उसके ससुर जी ने उसे बुलाया और कहा, देखो, अब बहुत हो गया तुम्हारा उदास चेहरा देखकर मुझे बहुत परेशानी होती है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने मायके चली जाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई किराए का फ्लैट देखता हूँ या तुम खुद ही अपने लिए मकान या फ्लैट देख लो। ऋचा ने उनसे कई बार कहा कि मैं अकेले कैसे रह पाऊँगी, तो वे बोले, यह तुम्हारी प्रॉब्लम है और इसे तुम्हें ही सॉल्व करना है। दिन प्रतिदिन कठोर होता हुआ उनका व्यवहार देखकर ऋचा ने तय कर लिया, वास्तव में अब रोने से काम नहीं चलेगा। एक दिन दोपहर को वह अपने लिए किराए का एक फ्लैट देखने के लिए घर से निकल पड़ी। विमल के दोस्त मिसेस शर्मा की मदद से उसने एक फ्लैट किराए पर लिया और वह फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अब वह यहाँ अकेली थी। फिर घर और बाहर का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। विमल की पेंशन हर महीने मिल रही थी, इसलिए कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। उसे जब शाम को समय मिलता तब वह बालकनी में जाकर बैठ जाती और रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों को आते जाते देखती रहती। इस प्रकार उसकी शामें गुजरने लगी। लेकिन दोपहर में अक्सर वह बोर हो जाती थी, इसलिए उसने कंप्यूटर सीखने का निर्णय लिया और 2 महीनों में उसने ऑफिस अकाउंटिंग का काम सीख लिया। एक दिन शाम को टीवी पर वह अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रही थी। इतने में मिसेस शर्मा आ गई। उसने उनके लिए चाय बनाई। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मिसेस शर्मा बोली, ऋचा, मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की एक पोस्ट खाली है। यदि तुम ट्राई करो तो वह पोस्ट तुम्हें मिल सकती है। यदि जॉब मिल गया तो तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और नए लोगों से मिल पाओगी। ऋचा बोली, लेकिन मुझे तो काम करने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। मिसेस शर्मा बोल पड़ी, देखो ऋचा, अनुभव काम करने से ही के बाद ही आता है ना। ऋचा को उनकी बात अच्छी लगी और उसने अगले ही दिन से नौकरी के लिए एप्लीकेशन दे दी। एक हफ्ते बाद उसे सूचना मिली कि उसका सिलेक्शन हो गया है। उसने बहुत गंभीरता से इसकी तैयारी की। मिसेस शर्मा ने घर आकर उसके सिलेक्शन की बात बताई। अगले दिन उसे नियुक्ति पत्र भी मिल गया। ऋचा ने दूसरे दिन से ही नौकरी ज्वाइन कर ली। अब उसके पास जॉब थी और वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। एक दिन सामान सजाते हुए उसने पाया कि ससुर जी के घर
घर से सामान शिफ्ट करने के दौरान गलती से उनके लॉकर की चाबी उसके सामान के साथ आ गई है। शाम को ऑफिस से वह सीधे ससुर जी के घर पहुंची। उस समय वह सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक में बिजी थे। उसे देखते ही बोले, बैठ जाओ, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने उसकी तरफ देखा और बोले, क्या तुम लॉकर की चाबी लौटाने आई हो? उनकी बात सुनकर वह हैरान हो गई कि उन्हें कैसे पता चला कि वह लॉकर की चाबी देने आई है। ऋचा का आश्चर्य से भरा चेहरा देखकर वह बोले, बेटी, मैंने जानबूझकर चाबी तुम्हारे सामान के साथ रख दी थी। दरअसल मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम चाबी अपने पास रखती हो या मुझे वापस करती हो। उसने टेबल पर लॉकर की चाबी रखी और उनका अभिवादन करके लौटने लगी। सुना है तुम नौकरी करने लगी हो और तुम्हारी अपनी ऑफिस की मैनेजर के साथ बहुत बनती है। तुम्हारा क्या इरादा है? उसने स्वाभिमान पूर्वक लेकिन धैर्य के साथ कहा, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और वह मेरे अधिकारी हैं, इसलिए कई बार मुझे उनके कैबिन में जाना पड़ता है। इससे लोग किस नज़र से देखते हैं और क्या सोचते हैं, इसकी चिंता मैं नहीं करती। उसका जवाब सुनकर उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। उसने उनके चरण छुए और फिर घर आ गई। घर तो आ गई थी, लेकिन ससुर जी की यह बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे लगा कि यह बात अब उसे यहाँ चैन से नौकरी नहीं करने देगी। लेकिन इसलिए वह रविवार को अपने मैनेजर के बंगले पर उनसे मिलने गई। उन्होंने पूछा, कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? वह बोली, सर, मैं अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि दूसरी ब्रांच में अकाउंटेंट का पद गुप्ता जी की सेवानिवृत्त होने से खाली है। यदि आप मेरा ट्रांसफ़र वहाँ करवा सकें तो मैं आपकी आजीवन आभारी रहूँगी। उसने विनम्रतापूर्वक अपनी बात उनके सामने रखी। मैनेजर साहब बोले, लेकिन आप तो यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, क्या आप उस पद पर काम संभाल सकेंगी? ऋचा ने कहा, सर, मुझे लगता है कि मैं अब किसी भी पद पर काम करने के लिए समर्थ हूँ। मैनेजर साहब बोले, अच्छा, कल ऑफिस में आप तबादले के लिए आवेदन मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। उनके इतना कहते ही उसने उनका अभिवादन किया और घर लौट आई। अगले दिन उसने आवेदन पत्र जीएम साहब के कैबिन में पहुंचा दिया। करीब 1 महीने बाद मुख्यालय से उसका तबादला इंदौर में होने का आदेश आया। उसने अपना तबादला इंदौर करवा लिया। यह जानकर मिसेस शर्मा सहित ऑफिस के सभी लोग हैरान थे। अगले दिन ऑफिस में उसका विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह के बाद वह सीधे ससुर जी से मिलने उनके घर गई। उसे देखते ही वह बोले, ऋचा, तुमने अपना ट्रांसफ़र इंदौर करवा लिया है ना? उनकी बात सुनकर उसे आश्चर्य हुआ कि ट्रांसफ़र करवाने की खबर इनको कैसे मिली। उन्होंने नौकर से कहकर उसके लिए चाय नाश्ता मंगवाया और बोले, ऋचा, इंदौर पहुंचने के बाद तुम अपने घर का पता मुझे जल्दी ही भिजवाना। देखो ऋचा, इसमें देर मत करना। इंदौर आने के 2 दिन बाद ही उसने ऑफिस की एक कलीग की सहायता से एक मकान किराए पर लिया और नए पते की जानकारी ससुर जी को भेज दी। उसे इंदौर आए केवल 2 महीने ही हुए थे कि उसे यह सूचना मिली कि ससुर जी नहीं रहे। वह संपूर्ण घटनाक्रम उसकी आंखों के सामने एक फिल्म की तरह गुजर गया। गाड़ी स्टेशन पर आगे बढ़ते हुए मेरठ पर आकर रुकी। वह गाड़ी से नीचे उतरी और ऑटो करके ससुर जी के घर पहुंची। उसके पहुंचने से पहले ही उनकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसने अंतिम बार उनका चेहरा देखा और उनके चरण छुए। वह सौ के रूप में उसके सामने थे, पर उन्हें देखकर लग रहा था जैसे कि वह उससे कुछ कहना चाहते हैं। उनका क्रोधिला स्वभाव उनके चेहरे पर अभी भी वैसा ही नज़र आ रहा था। उनके भाइयों के लड़कों ने अर्थी को कंधा दिया और उनकी अंतिम यात्रा चल पड़ी। अगले दिन उसके चचेरे देवर ने उसे एक फ़ाइल दी। उसने एक एक करके फ़ाइल के सारे कागज़ों को पढ़ना शुरू किया। ससुर जी ऋचा के नाम वसीयत लिखकर गए थे, जिसमें सारी संपत्ति और रुपए पैसे उसके नाम लिखे थे।
अंत में एक चिट्ठी थी जो उन्होंने उसके नाम लिखी थी, जिसमें लिखा था, ऋचा बेटी, यह पत्र तुम्हें मेरे मरने के बाद ही मिलेगा। तुम मेरा स्वभाव देखकर हैरान थी और आजीवन हैरान ही रहोगी। मैंने जानबूझकर तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया ताकि तुम अपनी सूनी जिंदगी से बाहर निकलकर दुनियादारी को समझ सको। मिसेस शर्मा को मैंने ही तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करो। दरअसल मैंने ही मिसेस शर्मा से जानकारी लेकर तुम पर मैनेजर के साथ ज़्यादा घुलने मिलने का आरोप लगाया। बेटी, मैं चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनो और अपने लिए एक अच्छा योग्य जीवन साथी तलाश करो। इसलिए मुझे तुम्हारे ऑफिस का मैनेजर बहुत पसंद आया, लेकिन तुमने मेरी इस बात का जवाब इंदौर तबादला करके दिया। बेटी, अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में अकेली औरत को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, इसलिए अपने लिए सुयोग्य जीवन साथी चुनकर दूसरा विवाह कर लेना। जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, उसके साथ दुनिया छोड़कर जाया तो नहीं जाता है ना। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने दोबारा ज़िंदगी जीना सीख लिया। हो सके तो मेरे कठोर व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा बाबूजी। ससुर जी की चिट्ठी पढ़कर बहू की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। ऋचा को आज पता चला ससुर जी के कठोर स्वभाव के पीछे कितनी पवित्र भावनाएं छुपी हुई थी। कहानी देखने व सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।